नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। कानून से आएगी कसावट। जी हां, पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली का मुद्दा हाल के कुछ सालों में छात्रों के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तमाम सख्ती और कवायदों के बावजूद नीट जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के नटवरलाल सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती देकर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रहे हैं। यही वजह है कि नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद ने एक बार फिर छात्रों को उग्र तो किया ही है, साथ ही विपक्ष भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका आरोप है कि सरकार में बैठे नुमाइंदे ही इस धंधे से जुड़े माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में छात्रों के निशाने पर एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए है, तो केंद्र सरकार की नीति और नीयत भी सवालों के घेरे में है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून को प्रभावी कर दिया है। इस नए कानून में सख्त सजा से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए बेहद कारगर कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महज डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दे रहा है। क्या है एंटी पेपर लीक कानून? प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए। तो परीक्षाओं के मामले में यह साल सरकार के लिए चुनौतियों से भरा रहा। फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी एआरओ भर्ती, उसके बाद नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने का मामला सामने आया है और यह सिलसिला आगे भी थमता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाया है। देश भर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच इस कानून का लागू होना काफी अहम माना जा रहा, मगर सवाल अब भी बरकरार है, क्या एंटी पेपर लीक कानून से इस तरह की हो रही घटनाओं पर लगाम लग सकेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। परीक्षाओं में धांधली पर सख्त सरकार। बड़ा सवाल, क्या नए कानून से युवाओं को मिलेगा न्याय? जी हां, नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में चौतरफा बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, सड़क से सदन तक प्रदर्शन हो रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। इन सब के बीच पेपर लीक मामले में सवालों के घेरे में खड़ी मोदी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। नीट यूजी पेपर विवाद को लेकर जारी हंगामे के बीच पेपर लीक जैसे संगीन अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 21 जून आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून का मकसद यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग और गड़बड़ियों पर रोक लगाना है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। उधर मध्य प्रदेश सरकार भी अब प्रदेश स्तर पर होने वाली भर्ती और बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार का जो कानून आने वाला है, जिसकी बात कही जा रही है, तो स्वाभाविक है पहले विधानसभा में बतौर विधेयक आएगा। विधेयक में क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधान है, जब तक वो विधानसभा में इंट्रोड्यूस ना हो, सदन पटल पर ना आए, तब तक मुझे लगता है कि उसके प्रावधानों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब 20 साल बाद उनको याद आया, जब लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया, कि अब नए कानून की जरूरत है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की साइकोलॉजिकल प्रेजेंस सिस्टम पर नहीं होगी, किसी कानून को बनाने से क्या होने वाला है? नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था।
एंटी पेपर लीक कानून में एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने के साथ ही परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुल प्रूफ IT सिक्योरिटी सिस्टम रखे जाने की मांग की गई है। हालांकि इस कानून के कुछ दायरे भी हैं, जिसके मुताबिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रतिभागी इस कानून के दायरे से बाहर होंगे। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं। वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं। अनुभव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ये भी रायपुर से हैं। अनूप सांडा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से, लखनऊ से। संभव सोगानी जी हमारे साथ, कानून विशेषज्ञ हैं। और अजय त्रिपाठी, स्टेट एडिटर है। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संभव जी आपसे ही कि ये कानून मैंने, हालांकि ये फरवरी 2024 में बन गया था, फिर 13 फरवरी को जाके राष्ट्रपति जी ने इसमें अनुमोदित भी कर दिया था, लागू नहीं हुआ था। अब अधिसूचना जारी की गई है, लागू हुआ है। लेकिन इसके पहले इस तरह के मामले कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं, नकल कर रहा है कोई, नकल प्रकरण बनते थे, तो भी इस तरह के सख्त नियम तो कुछ न कुछ रहे होंगे इसके पहले भी। और ये नियम बनने के बाद कितना आपको लगता है कि इस तरह की जो धांधली होती है वो रुक जाएगी? तो त्रिपाठी जी, मेरा इसमें जो ये कहना है, इसमें अपन दो चीजें हैं जो अपने को देखनी चाहिए जी। पहली चीज तो ये देखनी कि जो ये कानून लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक अच्छा कानून है। इसकी हमें जितना भी हो उसके लिए हमें हाँ करना चाहिए, सही करना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो अभी तक एग्जाम NTA और दूसरी एजेंसीज ने कराए, उसमें जो भी धांधली होती थी उसके लिए कौन सा कानून है उसको भी देखना होगा। तो इससे पहले कोई स्पेशल एक्ट नहीं हुआ करता था। इसके लिए पहले उसमें सिर्फ आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से आप बिजनेस के जैसे दायरे में देखते थे, वैसे इसके अंदर देखते हुए उसको फ्रॉड की कैटेगरी में लेते थे। अब जब ये स्पेशल एक्ट आ गया जिसके अंदर उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा एक्ट ये चीज में चिटिंग के अंदर, लीक पेपर के अंदर आएगा, उससे बहुत इजी हो गया। नहीं तो पहले पुलिस जो FIR लिखती थी, जो उस पर प्रक्रिया चलाती थी, उसमें वो जो मूलभूत चीजें उनको लेकर आगे साबित नहीं कर पाती थी केस। तो पहली बात तो ये है कि जो नया कानून आया उससे ये बात सही है कि इसमें जो स्पेसिफिक रूल चाहिए था पेपर लीक्स को रोकने के लिए वो सही है। दूसरा इसमें जो हमें देखना है वो ये देखना है कि ये आने वाले पेपरों के लिए तो बन गया। हिंदुस्तान में सिर्फ NTA के जो एजेंसी हमारी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराती है, उसमें हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं अलग अलग जी। अगर मैं देखूं तो 1.5 करोड़ बच्चे इस साल एग्जाम लिखते हैं और अगले साल फिर 1.5 करोड़ लिखने वाले के लिए तैयारी करते हैं। अगर हम 2 साल या 3 साल का स्पेन देखें त्रिपाठी जी, तो पूरे 3 साल के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन सब एग्जामों की तैयारी पहले से की जाती है जी, तो लगभग 5 करोड़ बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, विभिन्न एग्जामों की जो NTA कराता है। और इस एग्जाम में अगर एक एक बच्चे के माँ बाप को और उनके परिवार को देखें तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें जितना स्ट्रिक्ट कानून हो वो होना चाहिए। अगर आज अपन देखें त्रिपाठी जी हमारे हिंदुस्तान के उसमें, तो जितने भी ज्यादा मिडिल क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक यही जरिया रह जाता है जिससे कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवाइज करके आगे बढ़ सके। तो अगर इस एग्जाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिससे उन्हें कॉलेजेस मिलते हैं, अगर उसमें भी इस तरीके के आरोप आते हो और उसके ऊपर अच्छे से जांच नहीं होती हो, तो फिर क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उनके एक डिससेटिस्फेक्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ। इससे पहले जो कानून आया करते थे उस कानून में क्या स्पेसिफिकेशन नहीं था कि कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा। अगर आप इस एक्ट के सेक्शन 3 में देखेंगे तो उन्होंने 15 चीजों को डिफाइन किया है कि ये 15 चीजें एक तरीके से पेपर लीक के अंदर आएगी, जिसके अंदर उन्होंने OMR शीट के साथ छेड़खानी करना, OMR शीट को लेट जमा करना, उसको जहां पे जिसको ऑथराइज एजेंसी उसको ना मिलना, या उसमें कुछ भी तरीके से टेम्परिंग करने को भी पेपर लीक की श्रेणी में डाला है। इससे क्या हुआ, एक वाइडर पर्सपेक्टिव को लेते हुए जब उन्होंने कवर किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एजेंसीज इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगी और आगे से जब ये पेपर परफॉर्म होंगे तो काफी जिम्मेदारी से ये कराएंगे और फिर आगे ऐसे लीक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा। मतलब कानून पहले भी था लेकिन सख्त नहीं था, जिसके कारण पुलिस तो भले FIR करे लेकिन कोर्ट में जाके छूट जाते थे क्योंकि स्पेसिफिक कानून नहीं था। जी अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा जी।
चलिए हम लोग साथ चलते हैं, लेकिन अजय जी यहाँ एक आपको शायद ध्यान हो, 84, 85, 86 के समय पे 1900 एक कुछ मध्य प्रदेश में खासकर कानून बना था कि जो कोई नकल करते पकड़ा जाएगा या जो नकल करवा रहा, उनको पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके अरेस्टिंग भी होगी और अरेस्टिंग के साथ वो जेल जाएंगे या थाने से, पुलिस थाने से उनकी जमानत होगी। ये ऐसा कानून बना था, आपको ध्यान हो। असल में वो परीक्षा गोपनीयता अधिनियम जो था मध्य सरकार का, उसको तो उसमें कुछ धाराएं, उसमें जो उपनियम जोड़े गए थे, क्योंकि उसमें आपको याद होगा कि बहुत सारे जो रीवा के कॉलेज थे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज थे, अन्य जगह वहां नकल के प्रकरण एक कॉलेज में बहुत सारे सेंटर बढ़ जाते थे और वहां नकल होती थी। इस बात का जस्टिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर सरकार एक परीक्षा गोपनीयता अधिनियम जो मतलब का पहले से उसको और सख्त किया गया था, एक नकल अधिनियम भी लाया गया था। लेकिन आज पता नहीं, ना तो परीक्षा गोपनीयता अधिनियम को कोई पता है, ना नकल अधिनियम को कोई पता है, क्योंकि उसमें यह था कि एक ही सेंटर पे कैसे सेंटर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये चूंकि आपको याद होगा अच्छा कि हायर सेकेंडरी और के नाम पर, हाई स्कूल के नाम पर, जो सॉरी इंटरमीडिएट के नाम पर जो परसेंट होते थे, उसके आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में प्रवेश मिलता था। बाद में पीटी कर दी गई, सीपीएमटी कर दी गई, पीएमटी कर दी गई। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब बढ़ते गए तब ये जो वकील साहब जो सौरभ जी बता रहे हैं नई समस्याएं ये आने लगी। लेकिन जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो परीक्षा गोपनीयता अधिनियम अभी भी है और उसके प्रावधानों को अगर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए तो शायद बहुत सारी कार्रवाई अभी भी हो सकती है जिन पर विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलिए हम सत्ता पक्ष से क्या कहते हैं, फिर हम अनूप सांडा जी के पास भी जाएंगे, अवधव जी के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं रायपुर में। सरकार के प्रवक्ता वासु शर्मा जी क्या कहते हैं। वासु जी, ये जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 20 साल से आप क्यों नहीं लेके आए, खैर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 10 साल से आप केंद्र में क्यों लेके नहीं आए, जब लाखों जो छात्र हैं, जो होनहार छात्र हैं, उनको किसी कारण इसी माफिया के चलते वो अब सक्सेस नहीं हुए और आज वो किस जगह है, कहां है, ये बात अलग है। लेकिन ये तय है कि जो होनहार छात्र थे, जो एलिजिबल थे, उनका एडमिशन नहीं हुआ और जो नहीं थे उनका एडमिशन हो गया या वो परीक्षा पास कर गए। क्योंकि अब ये पेपर लीक इस तरह से इतनी मात्रा में हुआ है, इस कारण हड़कंप मचा। इसके पहले भी इस तरह से होते रहे हैं, तो इतनी देर क्यों की वासु शर्मा जी? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से देखिए जो मुद्दा है वो छात्रों से रिलेटेड मुद्दा है और देश के भविष्य युवाओं का मुद्दा है जी। सरकार ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है जी। और शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एनटीए के डीजी को भी हटाया और उसके बाद हाई लेवल कमिटी भी बनाई कि हम आगे किस प्रकार से इस प्रकार की पेपर लीक ना हो सके। उसके लिए रातों रात सरकार ने कानून भी लाया और कानून में कड़े प्रावधान भी किया, जैसे आपके हमारे भाई संभव भाई बता रहे थे, उस पर प्रावधान भी किया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव सरकार है जी। ये सरकार रिवाइव है आ रहा है और कानून जो बना है और उसके बाद से सीबीआई को भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीबीआई भी अपना काम कर रहा है और सीबीआई का जब निकल के आएगा कि किस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं, जिस किसी ने भी ये खिलवाड़ किया होगा और जिस किसी ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया होगा, उससे गंभीर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहीं पर भी पीछे नहीं हटा जाएगा। और आपने जो बात नहीं, बिल्कुल बासु जी, हम सवाल ये कर रहे हैं बासु जी सवाल हमारा यहाँ ये है, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि सीबीआई कठोर कार्रवाई की जाएगी, हालांकि इस तरह के कठिन, संभव जी ने कहा कि एक्ट ही नहीं बना था, लोग कोर्ट छूट जाए। हम ये सवाल ये कर रहे हैं, ये तो आपके सामने आ गया ये मामला। अगर कुछ सेंटरों में जिस तरह गड़बड़ी हुई अगर ये सामने नहीं आता तो क्या होता? ऐसी कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी होंगी जहां इस तरह से मुन्ना भाई लोग नकल कराते रहे, करते रहे और वो आज कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर ये कार्रवाई, सख्त कानून पहले ही बन जाता तो हो सकता है ये सब नहीं हो पाता। ये तो आप नीट की बात कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे, नेट की बात कर रहे हैं सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां पता ही नहीं चला उसका क्या? देखिए ऐसा नहीं है, जैसे सरकार सारी चीजें की चिंता करती है। मैंने वही कहा ना कि पहले पीएमटी होता था, पहले उसके आधार पर हमने नेशनल एनटीए बनाया, नेशनल टेस्ट एजेंसी का निर्माण किया, उसके आधार पे एग्जाम होने लगे और निकल के जो गड़बड़ी आई सरकार के संज्ञान में आई तो सरकार ने कार्रवाई भी की, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की। और लगातार
आप देखेंगे राजस्थान में कांग्रेस के लोग बड़े हल्ला कर रहे हैं। इनके जमाने में राजस्थान में कांग्रेस में 20-25 पेपर लीक हो जाते थे अशोक गहलोत की सरकार में। तब कांग्रेस पार्टी सो रहती थी। आज बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन वहां पर मौन रहती थी। तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है, वो खुद कुछ करते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही बताया, हम रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं, हम रिफॉर्म करते हैं, सुधारने की बात करते हैं। कहीं पर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारेंगे और निश्चित रूप से जो भी होगा उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पहले ही कह दिया है। जी, आपने राजस्थान की बात कही, थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको ध्यान हो। जहां आजकल एक सोशल मीडिया में बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश किसको कहते हैं, बोले जिसका उत्तर पहले ही मिल जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने कहा बहुत सारे स्टेट में पेपर लीक हुआ है, लेकिन कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहा था मैं। आज ये युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन कल जब राजस्थान में हुआ था तो आपने देखा किसी नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं को बोलते हुए, और इनके जमाने में मैं नाम बता रहा हूं आपको, सुरेश ढाका जी थे, इनके जो पेपर मास्टरमाइंड थे वहां पर राजस्थान पेपर लीक के। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ये साथ घूमते हुए पाए गए। तब कांग्रेस पार्टी के नेता कहां थे? और सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, अरे आपकी सरकार से पेपर हुआ, जो मुख्य आरोपी था वो राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में पैदल चल रहा था, तब कांग्रेस पार्टी का नैतिकता कहां थी? हमारा सवाल ये है। जी, चलिए, कांग्रेस का हमारे साथ है अनुभव जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। जी, अनुभव जी, अभी मैंने आपके ही प्रवक्ता के मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी, अभी उनका कहना है कि 20 साल, हालांकि छत्तीसगढ़ में 5 साल और किसी की सरकार आ गई थी, मैंने आपकी आ गई थी, इतने दिन हो गए। मध्य प्रदेश एक सख्त कानून, इसी तरह जैसे केंद्र की तर्ज पे मध्य प्रदेश सख्त कानून लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ये सख्त कानून होना चाहिए या नहीं? और विपक्ष, अगर कोई सत्ता पक्ष इसमें इस तरह सख्त कानून लाने जा रही है तो उसमें विपक्ष को स्वागत करना चाहिए, न कि उसको आड़े हाथों लेना चाहिए, उस पर आरोप प्रत्यारोप की बात करनी चाहिए। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। साथी पैनलिस्ट, तमाम साथी पैनलिस्ट को भी मेरा विनम्र प्रणाम। देखिए त्रिपाठी जी, बात बहुत सरल है, इसमें ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। मैं इन्हीं की बात से शुरुआत कर देता हूं। इन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। अगर प्रोएक्टिव है तो मुझे ये बताइए कि 10 साल से आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे? आप खुद कहते हैं कि जब संज्ञान हुआ, जब हमारे सामने जानकारी आई, तब हमने कार्रवाई की। तो कहां से प्रोएक्टिव हुए? आप रिएक्टिव नहीं कहलाए। आपकी बातों में ही विद्रोह है, आपकी बातों में ही विरोधाभास है। ये तो चलिए ठीक है, ये बातें, जुमलेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से करती आई है, लेकिन गंभीर विषय ये है, ये बात समझने की है कि एनटीए में लगभग हर साल 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोग परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी उसमें जुड़ते हैं। 6 महीने के अंदर ही जो वो एग्जामिनेशन फीस है, लगभग 1000 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये जनता की और विद्यार्थियों की बात करनी होगी तो वो हित को कहां करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले जाने की बात करते हैं। मैं मुद्दे पे सीधी बात करूं तो पिछले 7 साल में लगभग 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें घपलों की, घोटालों की, लीक की, तमाम की चर्चाएं होती रही। कहां आप प्रोएक्टिव थे? आप आरोप लगाने अभी भी कांग्रेस में, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक नेहरू का नाम कैसे नहीं लिया, पंडित नेहरू पे कैसे आरोप नहीं लगा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नेहरू ने पेपर लीक कर दिया था नीट का। मैं ये जताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एसबी एसपी के एमएलए बेदीराम जी, सब ने आपने न्यूज में इनकी बातें सुनी है कि इनका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आरओ, एआरओ, तमाम परीक्षाओं के लीक से संबंधित इन पे आरोप और केस चलते रहे हैं। ये किसके समर्थन में है? एनडीए के साथ है। इनका वीडियो आता है, जिस प्रकार का वो वीडियो आया उसमें अगर बातें जो कहीं वो सच है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रस्सी है, जो कड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जाके जुड़ती है। चलिए, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दिया, लेकिन मुझे आप बताइए कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को भारतीय जनता पार्टी से ऐसा विशेष प्रेम क्यों है? आप क्यों इन लोगों को अपने दल से अलग नहीं कर देते? चंद्रबाबू नायडू को आप क्यों नहीं कह देते कि मुसलमानों का आप आरक्षण की बात करते हो, अलग कर दे? हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये विरोधाभास के जितने बासु जी आऊंगा, मैं आपके बासु जी आऊंगा, अनुभव जी की बात आ जाए। जो है, जो मुख्य एक आरोपी है जी, उनकी जो धर्म पत्नी है वो पंचायत की अध्यक्ष हैं। किसके समर्थन से हैं?
एलजेपी किसके घटक दल है? एनडीए की। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब आप रस्सी को पकड़ के पीछे जाएंगे कि ये निकल कहां से रही है सुतली, तो ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ही क्यों जाती है? जनता सवाल नहीं पूछेगी। बात आप करते हो सदन चालू होने के पहले कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, नरेंद्र मोदी जी सदन चालू होने के पहले कहते हैं, और जैसे ही माननीय राहुल गांधी जी के मुंह से, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से नीट शब्द निकलता है, उनका माइक बंद कर देते हैं। दलगत राजनीति आप बात कर रहे हैं जनता के, अगर हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? आप अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे तो हम जनता के मुद्दे सदन में उठाएंगे, सड़क में उठाएंगे, वो आपसे सुने नहीं जाते। आप ये बताइए कि इसकी कुछ और नहीं तो कम से कम नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जी बता दें वासु शर्मा जी। नहीं बता सकते, मैं अभी भी बता दूंगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा तो वो कहते हैं नो कमेंट्स। क्यों कहते भैया नो कमेंट्स? बाकी बातों में तो आपको बहुत जवाब है, जो सवाल नहीं पूछा गया उसका जवाब देते हैं, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे पाते। ये भी आप देखिए कि कांग्रेस की आप वो विजन देखिए कि कितनी बेहतरीन थी कि इस चुनाव के घोषणा पत्र में जो हमने 5 न्याय की बात करी थी, उसमें से एक में हमने पेपर लीक से मुक्ति की भी बात करी थी और एक मजबूत पेपर लीक के लिए विरोध के कानून के लाने की बात करी थी। इन्होंने कानून लाया, फरवरी में पारित हुआ, 21 जून को क्यों लागू हुआ? इतनी अफरा तफरी क्यों मचती है भाई? अब खैर इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। जी। खुद सबसे बड़े नेता, मैं फिर दोहराता हूं, इनके सबसे बड़े नेता जो अगर ये कहते हैं कि उनसे पूछा जाए वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, तो वो कभी कह देते हैं मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं। कई बार पूछा जाए पढ़े लिखे हैं तो कहते हैं मैं कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूं। भाई ये तो समझ के बाहर है कि कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस। चलिए अभी मुद्दा अभिनव जी पेपर लीक को लेकर के है, अभी पेपर लीक को लेकर के है जिसके नेता एक अभिनव जी अभी पेपर लीक को लेकर के मामला है, उस मुद्दे पे आए, उस तरफ ना जाए, नहीं तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। हमारा आपसे सवाल, मैं अभी एक बार लखनऊ जाऊंगा लेकिन आप उसी मुद्दे पे कह रहा हूं। जी नहीं, हमारा आपसे सवाल है, चलिए इनने ये कानून लेकर के आए, संभव जी ने कहा कि इस पे सख्त कानून नहीं था। आपकी भी लंबे समय तक सरकार रही है, नेहरू जी भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी तो अभी बने हैं, तो आप ये सख्त कानून क्यों लेकर के नहीं आए? ऐसा नहीं पेपर लीक का मामला ये पिछले 2014 से अभी तक का है, इसके पहले भी इस तरह के प्रकरण होते रहे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी बात पे इस जवाब देने से पहले एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा जो आपने सबसे पहले कही थी कि अगर एक मजबूत कानून लाते हैं तो क्या विपक्ष को साथ नहीं देना चाहिए? तो मैं ये बताना स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल अगर आप जनता के हित की बात करेंगे तो हम आपसे कदम से कदम मिलाने तैयार हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि जब सदन में नीट की चर्चा करो तो आप माइक बंद करा देते हो। कानून लाओगे तो बगैर चर्चा के कहां से लाओगे साहब? और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रही है, तो यह बात आपको समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पंडित नेहरू कानून नहीं ला सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज कानून बनाया जा सकता है। समय के साथ ये चीजें बदलती हैं। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी से स्वीकारता हूं कि जो चीज आज हुई वो 2 दिन पहले हो सकती थी, जो 2 दिन पहले हुई वो 4 दिन पहले भी हो सकती थी। ये बिल्कुल विनम्रता से स्वीकारता हूं। लेकिन क्या इनके शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेने तैयार हैं? वो तो कैमरे से दूर दूर भागते हैं, उनकी बात करो तो माइके बंद हो जाता है। इसका क्या? ये जो आज की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप एक पैर रखेंगे भूतकाल में और एक काल रखेंगे भविष्य काल में तो वर्तमान में उचित नहीं होगा। बिल्कुल उचित नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं बिल्कुल तो आप भविष्य की ओर देखिए, भविष्य की ओर वर्तमान में खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आप आज की बात करिए। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आपकी कहां गलती है? आज आपके कहां नेता चूक रहे हैं? आज आप क्यों कानून नहीं ला पा रहे? आज क्यों उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही? इस पे बात करने की बजाय यहां ये हुआ वहां वो हुआ, व्हाट अबाउटरी जिसको कहते हैं। भारतीय जनता कानून तो आ गया ना, के गोल गोल घुमाने के अलावा जानती क्या? कानून तो आ गया, जारी भी कर दिया। हमारे साथ अनूप सांडा जी हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। हम आपके पास फिर से आएंगे, बासु जी मैं आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे। सांडा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। सांडा जी इस समय खैर नीट को लेकर के काफी पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई है, लेकिन अगर इस समय कोई राज्य पेपर लीक के मामले में अगर चर्चा में है वो है उत्तर प्रदेश।
और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा मंत्री हो या संबंधित विभाग के मंत्री हो या मुख्यमंत्री के अधिकारी हो, ये लोग पेपर लीक करने के मामले में शरीक हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं भी। लेकिन क्या इस तरह के माफिया उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा क्यों पाए जा रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने प्रतिष्ठित चैनल पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। जी, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। जी, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपको भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार थी भाजपा की। जी, ये तो चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग थे, ये तो दूरदर्शी लोग थे। भारत के विकास का 2047 तक का प्लान इनके पास तैयार है। ये जब पेपर लीक हो गया तो अब अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए एंटी पेपर लीक कानून का सिगुफा छोड़ दिया है। जी, सवाल यह है कि अगर घर में चोर बैठा रहेगा तो उससे चोरी से कैसे बचोगे आप? भाजपा की सरकार का एक सहयोगी दल एनडीए का सुभाषपा, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के जिम्मेदार मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो आया है जी, जिसमें वो बड़े गर्व से गौरवान्वित होकर के कह रहे हैं कि हमारा बेदीराम खड़ा हो जाओ और जिस किसी का भाई भतीजा साला बहनोई नौकरी चाहता हो, अगर पेपर नहीं भी ठीक हुआ है तो बेदीराम से संपर्क कर लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे। जी, जब उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री जुगाड़ करवा रहे हैं नौकरी दिलवाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश अगर पेपर लीक प्रदेश हो गया है तो इसमें अचंभे की क्या बात है? जी, ये दरअसल भाजपा की सरकार घोंचू सरकार है। जी, घोषणा का पहला शब्द और जांच का दूसरा शब्द मिला दीजिए तो घोंचू बन जाता। जी, इनके दो काम है, घोषणा करना और जांच करना। जी, इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके जनप्रतिनिधियों को जनता के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं है। 2006 से जिस व्यक्ति का पेपर लीक कराने का परीक्षाओं में माल प्रैक्टिस कराने का इतिहास रहा है, वो आदमी भाजपा की सरकार में सुभाषपा के विधायक के तौर पर शामिल है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि भ्रष्टाचार पे भाजपा का जीरो टॉलरेंस जनता को एक धोखा है, मात्र एक जुमला। जी, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं कि जिन करोड़ों नौजवानों का भविष्य भाजपा की सरकार में पेपर लीक की वजह से बर्बाद हुआ है, जी, उनसे सरकार क्षमा कब मांगेगी? और क्षमा मांगने के बाद ये चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग आखिर वो व्यवस्था कब दे पाएंगे? पुलिस की भर्ती परीक्षा में 60 लाख नौजवान बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है और अब तो रिकॉर्ड बन गया कि साहब नीट की परीक्षा का पेपर लीक। जी, तो ये सरकार दरअसल काम करना ही नहीं चाहती है। ये तो अभी देखिए नहीं तो क्या सरकार पेपर लीक करवाती है क्या अनूप जी? क्या सरकार पेपर लीक करवाती है नहीं करवाती है तो मैं नहीं बोल सकता जी, लेकिन सरकार असफल है पेपर लीक को रोकने में, यह बात जरूर कह सकता हूं। जी, और जब पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त कई मामलों में आरोपी, 9 मुकदमों के आरोपी सरकार को समर्थन दे रहे होंगे तो शक की सुई तो सरकार पे उठती है। जी, दरअसल ये सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती और पेपर लीक सबसे अच्छा माध्यम है कि पेपर लीक हो गया। मतलब अनूप जी आपका कहना है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए छात्रों को लुभाने के लिए पोस्ट तो निकालती है, फिर पेपर लीक करा देती है जिससे नौकरी न देनी पड़े। आपका कहना है ये? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं भाजपा की सरकार पूरी तरीके से असफल है और इस सरकार ने नौजवानों को, बेरोजगारों को भ्रमित करने का एक जरिया बनवा लिया है पेपर लीक को। लगातार पेपर लीक, कोई सरकार इतनी असफल कैसे हो सकती है, इतनी अयोग्य निकम्मी कैसे हो सकती है जी, कि लगातार 6 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाएं और सरकार कहती रहे कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम दंड देंगे, हम उम्र कैद दे देंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं जी,
इस देश में बहुत सख्त कानून तो बलात्कार पे भी बने हैं, सख्त कानून हत्या पे भी है। बलात्कार और हत्या रुकती है सरकार के इकबाल से, और सरकार का इकबाल जब भ्रष्टाचारियों के हाथ में होगा तो इन पेपर लीक को करने वालों के मनोबल को कैसे गिराएंगे? तो लेकिन अनूप जी हम एक बड़ा छोटा सवाल है, जो ये एक्ट लाने जा रही है, कानून लाने ये सरकार, उसका आप स्वागत करते हैं कि नहीं? देखिए, हम हर उस प्रयास का स्वागत करेंगे जिस प्रयास से नौजवानों को नौकरी मिल सके, बेरोजगारों के जीवन में राहत आ सके, देश के करोड़ों नौजवान जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो चैन की सांस ले सके, रोजगार पा सके। लेकिन हमारा यह कहना है कि सबसे पहले अपने घर की सफाई तो करो, अगर घर को ठीक करना चाहते हो जी। पहले इन भ्रष्टाचारियों को तो सरकार से अलग करो, इनको आप अपनी गोद में बैठा करके और कानून बनाने का नाटक करेंगे, और विपक्ष से आप चाहेंगे कि विपक्ष आपकी जय जय करे, बाकी आपका बहुमत है सदन में, आप कानून ले आएंगे तो हम कैसे रोक लेंगे? आप तो कानून ले आइए, पास कर लीजिए। जी चलिए, अनूप जी काफी आरोप आ गए हैं, अनुभव जी के भी, आपके भी, हमारे बासु जी काफी देर से आप लोगों का जो आरोप है उसका उत्तर देना चाह रहे हैं। बासु जी। जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मेरे को। मैं फिर से आप सवाल दोहरा रहा हूं। अनुभव जी जब अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने तो नेहरू जी तक की बात वहां कह दी। खैर, वो मुद्दा अलग है। हमारे सपा प्रवक्ता सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार छात्रों को नौकरी नहीं देना चाहती है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में इस समय कोई राज्य इस मुद्दे को लेकर के निशाने पे है तो उत्तर प्रदेश है। इन स्थितियों में वो साहब कह रहे हैं कि छात्रों को बरगलाया जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है, जिससे उनको नौकरी न देनी पड़े। खासकर अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो आरओ और एआरओ के पेपर लीक हुए हैं, वो पूरे देश में हल्ला हो रहा है उसके तार कहीं बिहार से लेके आपके मध्य प्रदेश, आपकी सरकार है, यहां से सब जगह जुड़े हुए हैं। इन आरोपों पे आप क्या कहेंगे? और अनुभव जी जब कह रहे थे तो काफी देर से आप उनके जो आरोप थे उस पर उत्तर देना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ का हूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूं। त्रिपाठी जी, अब हमारे भाई अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़। यहाँ पर सीजी बासु जी, केवल छत्तीसगढ़ की बात, पेपर लीक नहीं हुआ। बासु जी, डायरेक्ट छत्तीसगढ़ की बात ना करें। ये केंद्र सरकार ने ये लाल बनाया है, इसलिए पूरे केंद्र सरकार तक की बात करें, केवल छत्तीसगढ़ तक आप सीमित। अरे आप तो राष्ट्रीय परिदृश्य में हैं, आप कहां छत्तीसगढ़ में केंद्रित है? नहीं त्रिपाठी जी, लेकिन कांग्रेस जो बोलती है उसका है ना, कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। आपकी सरकार में यहां पर नेता अधिकारी के पुत्र को पीछे गेट से एंट्री मिल जाती थी, तब आप लोग कहां बैठे थे? तब आप लोग कोई पूछने वाला कैसा नहीं था। इसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है अब यहाँ पे। और देखिए, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात, ये राजनीति से ऊपर उठ के बात है, राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ है, और जो कदम उठाने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कदम उठा रही है। पेपर लीक कानून के माध्यम से एनटीए में 7 सदस्यीय हाई लेवल पावर की कमेटी बना दी कि आगे किस प्रकार की गड़बड़ियां ना हो। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं उनके जमाने में क्या क्या होता था, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, उसमें मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। वो आरोप विपक्ष में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने 10 साल में सुशासन स्थापित किया है। निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हुए तो यूपी में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सख्त कानून वहां पर भी लाएंगे हम। और लगातार देखिए, आप ये बात करते हैं इंडी गठबंधन के लोग, इन बिहार में तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम जी मुख्य जो पेपर मास्टरमाइंड है नीट का, उसके लिए गेस्ट हाउस बुक कराते हैं और गेस्ट हाउस बुक करा के वहां पर रुकने का अवसर देते हैं उनको। तो आपके सरकार की गठबंधन साथी के लोग इस प्रकार के लिप्त पाए जा रहे हैं, तो आप क्यों उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये वही आरजेडी सरकार है ना जो पेपर के बदले जमीन लिया करती थी, तब कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल नहीं उठाती? आप साथ साथ हैं, लेकिन सब जब बात उठा रहे हैं आप ले, तो उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? उनके ऊपर सवाल उठाइए आप कि आपने गठबंधन के साथी है तो उनके लिए माफ कर दिया।
देखिए ये कांग्रेस में जो बिहार आरजेडी की सरकार है पेपर माफिया को संरक्षक दे रही है और निश्चित रूप से सीबीआई उन पर किसी गंजा कस चुकी है। अभी आप देखिए धीरे धीरे परतें खुलेंगी, कौन कौन से आरोपी है सब निकल के आएंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। त्रिपाठी जी मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर कोई भी निकल के आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बिहार में भविष्य के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया बिहार में आरजेडी की नहीं जेडीयू प्लस बीजेपी की सरकार है, आरजेडी की नहीं है, जेडीयू प्लस बीजेपी की सरकार है बिहार में। नहीं त्रिपाठी जी मैंने ये कहा आरजेडी के समय के सेक्रेटरी के जो मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, मुझे भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार है, लेकिन जो मिलीभगत के शिकायत आ रही है और जो गेस्ट हाउस बुक कराया था वो उस समय के तेजस्वी के पीएस रहे हुए सचिव रहे हुए उनके द्वारा ही वो गेस्ट हाउस बुक कराया गया था। और दूसरी बात देखिए कांग्रेस कैसे दिग्भ्रमित करती है, युवाओं को कैसे भड़काने का काम करती है। 10 जून को प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था कि भविष्य उसके रूप में आयुषी पटेल को दिखाया गया होगा, आपको ही पता है वो जिन्होंने कहा था हमारी ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है और 725 अंक मुझे मिले थे और उसे मुझे एक भी अंक नहीं मिलेगा। लेकिन यही 2 दिन बाद जब हाई कोर्ट में यह मामला गया तो हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आयुषी पटेल जो केस लेके आई वो सारे तौर पे फर्जी केस है और जो हाई कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो भी पूरी तरीके से फर्जी पाए गए। हाई कोर्ट ने कहा इसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है आपको गंभीर से करना चाहिए, क्योंकि वहां फर्जी और प्रियंका गांधी ने इसको ट्वीट करके सारे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने फैला दिया। देखिए कैसे ओवरशीट फाड़ दी गई और कैसे एक छात्रा को हटा दिया गया। तो ये ऐसे फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। अपने जमाने को याद कर ले कांग्रेस पार्टी, उसके बाद सब पता लग जाएगा। चलिए, हालांकि मैं आपके पास आऊंगा तो उत्तर लूंगा। देखिए जब से आउटसोर्स वाला मामला चालू हुआ है तब से इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं और आउटसोर्स की प्रथा मुझे जो लगता है कांग्रेस के समय भी हुई होगी, दूसरी पार्टियों के समय भी हुई होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आउटसोर्स करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वहां से शुरू हुई। मैं वासु जी आपके पास आऊंगा। अनुभव जी आप अपनी बात कहें, फिर मैं एक बार फिर संभव जी के पास जाऊंगा और इसके कानून की बारीकियों को मैं जानना चाहेंगे। अनुभव जी बहुत संक्षिप्त में सिर्फ वासु शर्मा जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे थे कांग्रेस को आईना दिखाता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि बस यही गलती ताउम्र गालिब करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मुझे एक बात बताइए वासु जी, अगर आज आपकी पार्टी की सरकार है केंद्र में या राज्य में, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो सवाल आपसे ही पूछेंगे ना कि हम विपक्ष अपने आप से सवाल पूछ लेंगे। कोई अगर कुछ गलत कार्रवाई होती है, कुछ अनियमितता पाई जाती है, कुछ समस्या होती है, सुन लीजिए वासु जी, धीरज रखिए। देखिए गुमराह करने का काम आपकी सीनियर नेता कर रही है, ऐसे छात्रों के भविष्य आपके बीच में मैंने नहीं कहा। वासु जी बात आ जाए, वासु जी बात आ जाए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। जी अनुभव जी, ये ब्लड प्रेशर चेक करा लें डिबेट के बाद, लेकिन अभी मैं मुद्दे पर रहता हूं कि सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा कि किसी और से पूछा जाएगा, सड़क चलते आदमी से पूछा जाएगा। जब आप वादा करके आते हो, 2014 हो, 19 हो, अब 24 हो, जो आपने वादे की, क्या उस पर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? इनसे सवाल पूछो तो इनको कांटा चुभ जाता है। तकलीफ असल में क्या है त्रिपाठी जी, कि ये जो दूध की रखवाली है ना बिल्ली को दे दी गई है। गड़बड़ यहां हो रही है। जो अनूप जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूं कि वो जो कह रहे हैं कि इनके नेता जो हैं उसमें शामिल होते हैं हमेशा भ्रष्टाचारी, और कैसे मैंने तमाम उदाहरण दिए, ये इसमें शामिल रहते हैं। एक उदाहरण भी दे देता हूं, जो संजीव मुखिया जी हैं जिन पे आरोप लगा है, वो अब भाग गए हैं, वो भाग के चले गए, ऐसा कोई लोग कह रहे हैं नेपाल भाग गए, कोई कहीं भाग गए हैं। ये हर बार नीरव मोदी और माल्या जी, ये सब लोग भाग क्यों जाते हैं? ये जो भी कोई ऐसा काम करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाग क्यों जाता है? बहरहाल मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जेलेंस्की को और व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाएं, भाई वॉर रुकवा दी थी पापा ने, तो कम से कम पेपर लीक तो रुकवा दें।
बात करके देख ले कुछ होता है तो। और सबसे गंभीर बात त्रिपाठी जी कि इनको ये बात का जवाब देना ही होगा, नहीं तो जनता बटन से जवाब देगी। इनको इस बात का जवाब देना होगा कि एक बच्चा परीक्षा देने नहीं बैठता। जब कोई एक बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, मैंने खुद परीक्षा की तैयारी की है, मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे और अनुभव से कहता हूं, जब एक कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है तो उसकी मां उसके लिए रात भर जाग के उसके लिए खाने की व्यवस्था करती है, उसके लिए पानी चाय नाश्ता तैयार करती है, उसकी मां भी तैयारी करती है, उसकी बहन भी जिस उम्मीद के साथ रहती है कि राखी में मेरा भाई मुझे त्योहार पे कुछ गिफ्ट देगा, वो भी तैयारी करती है। वो पिता जिसकी आंखों में सपने होते हैं अपने बच्चे को लेके, वो भी तैयारी करता है, पूरा परिवार तैयारी करता है। आपके आसपास भी तमाम लोग होंगे, इस बात से कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं। ऐसे देखा जाए तो करोड़ों लोग के भविष्य को इन्होंने अंधकार में डाला है। और क्यों ना डालें, जो खुद ये कहते हैं, जो मैं दोबारा दोहराता हूं कि मैं कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूं, मैंने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, तो उनसे और क्या उम्मीद करी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो निरुत्तर हो ही चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तभी तो तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, राजनीति शास्त्र के पुरोधा होंगे तभी तो हैट्रिक लगाई है। A patriot must always be ready to defend his country against its government। सरकार बना ली तो कोई बहुत बड़ा ताज नहीं पा लिया साहब, ये सरकार जनता के लिए चलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द लिखे संविधान में सबसे पहले। मैंने आपने कहा नहीं लिखा है साहब, आपने कहा कि आप सरकार चलाएंगे, सदन चलाएंगे तो जनता के लिए चलाएंगे। आपने कहा कंप्लीट पॉलिटिक्स पढ़ी है उनने, वही तो मैं बोल रहा हूं कि राजनीति शास्त्र उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन किया उसका, तभी तो राजनीति शास्त्र में किस तरह सत्ता में पहुंचा जाता है सारी चीजें वो जानते हैं, तो उन्होंने हैट्रिक लगाई। आपके नेहरू जी के बाद वही एक दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। बिल्कुल जी, लेकिन इस बात को आप भूल रहे हैं शायद त्रिपाठी जी। यू कैन फूल सम पीपल फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन फूल अ लॉट ऑफ पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। ये ज्यादा दिन तक चलने वाली चीजें नहीं है। जनता इनको अभी जवाब दे ही चुकी है। अभी भी इनके वादों में आके कुछ ऊपर नीचे बातें हुई, कुछ हमारी चूक रही, बिल्कुल वो एक अलग बहस है, कभी और करेंगे। लेकिन जनता ये बात जान चुकी है। जनता इनके घमंड का और अहंकार का जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जवाब दे चुकी है उनको। और अगर ये अभी भी रास्ते पे नहीं आएंगे तो बहुत जल्द जवाब दे देगी। महाराष्ट्र के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, बिहार के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है साहब, आप समझ जाइए क्या हो सकता है। चलिए, केंद्र में तो अभी 5 साल वो चलेंगे ही, जो अभी जो उनके पास बहुमत है, समर्थन से हो। आपको जरूर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पे आप आशा वादे बैठे हुए हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल तो वो सामने है ही। हमें सोगानी जी, ये कानून बनने के बाद क्या, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं, व्यापम के कई ऐसे मुद्दों पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी अभी चार्जशीट, दूसरी चार्जशीट, तीसरी तीन चार्जशीट पेश होती है, अभी पेश ही नहीं हुई है। कितने 2014-13 से मामला चला आ रहा है और आप जानते हैं कि आप 9 साल होने वाले हैं। तो क्या ये एंटी पेपर लीक लॉ ये बन जाने से क्या जो दोषी होंगे उनको कोई सख्त सजा मिलेगी, जल्दी मिलेगी, या ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा मामला? बिल्कुल, इसमें बड़ी जी मेरा एक चीज का कहना है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कानून 21 जून 2024 से इस देश में लागू है जी। अभी ये मुद्दा अगर हम देखा जाए तो ये चालू हुआ नीट के एग्जाम से जी। हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले एनटीए ने 1 महीने के अंदर 4 एग्जाम्स को स्थगित किया, और ये कहानी कहां से शुरू हुई? नीट के एग्जाम से। मैं आपको बताना चाहूंगा, नीट के एग्जाम में लगभग 25 लाख बच्चों ने उस पेपर को दिया था। आज उस एग्जाम में कुछ लोगों को बिना पूछे, बिना कोई रीजन के ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसकी वजह से कुछ 67 बच्चे एक ही AIR 1 रैंक लेकर आ गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसकी जो मेन तारीख है वो 8 जुलाई के लिए लगी हुई है। मेरा ये कहना है कि देखिए, कानून तो अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगी। सरकार ने नया कानून लाया, कानून लगाया जो कि आगे भविष्य के लिए लगेगा जी। लेकिन अभी जो हमारे सामने मेजर इशू है वो है नीट एग्जाम में जिन 24-25 लाख बच्चों ने एग्जाम लिख दिया जी। जिन एग्जाम का अभी हमें मालूम चल गया कि उसके अंदर गड़बड़ी हुई है, उसका क्या होगा? तो जैसे आपने भी बोला कि जो पुराना कानून है उसके तहत चलेगा, तो जैसे आपने बताया मध्य प्रदेश में जो व्यापम है उसमें 11 साल में आज तक बहुत सारे केसेस में दूसरी फाइनल चार्जशीट ही पेश नहीं हुई है जी। तो जो कानून में डिले ऑफ प्रोसेस है वो तो अभी भी रहेगा, क्योंकि CRPC हालांकि 1 जुलाई से उसको भी चेंज कर रहे हैं,
आईपीसी सीआरपीसी को हमारे देश में, लेकिन उसका जो प्रोसीजरल टाइम है वो कम नहीं किया गया। आज इसमें डिबेट में वो चीज ली नहीं गई है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर हम उसे देखें तो वो जो नए कानून बनाए भी गए 3, उसके अंदर जो समय सीमा एक निर्धारित करनी चाहिए क्रिमिनल केस को डिसाइड करने की, और ना करने पे क्या होगा, ऐसा कोई भी नई चीज नहीं आई, जिसकी बहुत अपेक्षा थी हम अधिवक्ताओं को कि उससे एक टाइमलाइन आएगी कोई भी क्रिमिनल केस को डिसाइड करने में, जो बाद में फैसला देने में और चीजों को करेक्ट करने में हेल्प करती है। तो मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान स्थिति में जो भी केसेस में अगर देखें हम, नीट का एग्जाम या व्यापम का जो गड़बड़ी का चल रहा है कोर्ट में केस, उनमें बहुत डिले हो जाता है, और आगे भी अगर न्यू लीग एक्ट लग भी जाएगा तो वो वाली जो प्रक्रिया है वो तो सीआरपीसी से चलनी है, तो वो तो उसी स्टेज से उसी लेवल से चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक स्पेसिफिक एक्ट मदद तो करेगा उन लोगों को जल्दी पकड़ने के लिए, लेकिन न्याय दिलाने में जल्दी दिला देगा, उस पर मैं अभी भी कहूंगा कि समय तो उतना ही लगेगा, उसमें कोई बदलाव अभी दिखता नहीं है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी जैसे कोई एमपी एमएलए कोर्ट जो होती है बहुत फास्ट चलती है, जल्दी जल्दी पेशी होती है, तो चूंकि जैसा आपने कहा करोड़ों लोगों के भविष्य का मामला है, तो क्या आपको नहीं लगता क्या इसके लिए भी कोई ऐसा कानून बन सकता है कि ये इसकी सुनवाई जल्दी हो, 6 महीने के अंदर डिसीजन हो जाए? इसमें 2 चीजें त्रिपाठी जी, मेरे कहना स्पेशल एक्ट तो बनना ही चाहिए, स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट छात्रों के भविष्य को लेकर है। दूसरा मेरा कहना है कि ये सारे कानून नहीं भी बने तो विल ऑफ द गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अनूप जी ने और अनुभव जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मैं तो वी द पीपल हूं, जनता का आदमी हूं, मैं तो अपनी सरकार से ही चाहूंगा कि क्या करेगी। सरकार को जब पता चला कि नीट स्कैम में गड़बड़ी है, नीट पेपर में गड़बड़ी है, तो सरकार प्रोएक्टिवली उस पर क्या स्टेप ली, ये मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप एक्ट लाए, वो आगे लागू होगा, लेकिन आपने जो पुराना अतीत, जो हमसे 1 महीने पहले बच्चों का एग्जाम हुआ, उसमें जो गलती हुई, उस गलती के प्रति आपने क्या एक्शन लिया, क्या गलतियों को उसमें आज आपने लिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी बच्चों को सर। इसके लिए अगर सरकार खुद चाहती तो अपना खुद का इंटरेस्ट लेके एक जल्दी इंटरीम इंक्वायरी कराकर उस एग्जाम में डिसीजन ले लेती, या तो एग्जाम को वापस ले लेती, रिकंडक्ट करा लेती, और अगर उसकी गड़बड़ियां सही हो सकती थी उसको सही करती, या उन बच्चों को अप्रोच करके उसका रिजोल्यूशन निकालती। इसको आज लिटिगेशन में फंसाकर मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तरीके से सरकार ने ठीक नहीं किया। सरकार चाहती तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ना जाते हुए खुद ही 1 हफ्ते में डिसीजन ले लेती, क्योंकि कोर्ट को तो समय देना पड़ेगा। देखिए त्रिपाठी जी, कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट तो दोनों पक्षों को सुनेगी, चीजों को बुलाएगी, इंक्वायरी कराएगी, पूरी एडजुडिकेशन करेगी और फिर फैसला देगी, इसलिए उसमें लगता है समय। लेकिन अगर गवर्नमेंट में को ये लगता है कि क्योंकि ये छात्रों से रिलेटेड था, हमारे भविष्य से रिलेटेड है, इस देश की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात करें, तो उसका मेजर रोल यही बच्चे हैं जिनका एग्जाम हुआ है। आप हम किसी न किसी दिन हॉस्पिटल जाएंगे त्रिपाठी जी, और ये 25 लाख जो आज बच्चे छात्र एग्जाम लिख रहे हैं, वही आप और हमें इलाज करेंगे, तो भविष्य तो हम ही तय करना है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को जो एक्ट बनाया वो बहुत वेलकम है, लेकिन जो अभी अनियमितताएं दिख रही हैं सामने, उस पे अगर कुछ एक्शन लेकर रिजोल्यूशन दिया जाता है तो मुझे लगता है वो ज्यादा सकारात्मक होगा। अगर मेरी रीड कहेंगे तो मैं करूंगा कि नए कानून लाने में सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन लागू करने में सरकार बहुत पिछड़ी है। चलिए इसको बासु जी से उत्तर लेंगे लागू करने में, लेकिन एक बार अनूप जी के पास चलते हैं। अनूप जी, आरोप प्रत्यारोप से अलग आप काफी सीजन्ड आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के काफी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन सब चीजों से अलग ये जो एक्ट आ रहा है, जैसा कि मैंने सवाल किया था संभव जी से कि यहाँ मध्य प्रदेश का एक मामला अगर ले लें तो व्यापम का मामला सुना होगा आपने बहुत पहले, उसके बाद से ही ये इस तरह के मामले उजागर होना चालू हुए हैं। उसमें अभी कई मामलों में अभी चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है, 9 साल 10 साल हो गए। तो आपका क्या यह मानना है कि इसमें भी कोई माने जल्दी रिलीफ के लिए या जल्दी सजा के लिए कोर्ट में ऐसा कोई नई तरह से कि 6 महीने जैसे एमपी एमएलए कोर्ट है उस तरह का फास्ट डिसीजन हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये हमारी व्यवस्था का कमजोरी है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की क्या नीयत है वो भी काम करती है जी। कि अभी नया कानून आप बनाएंगे
उसके अंतर्गत और अधिकार दे देंगे जांच एजेंसियों को। महत्वपूर्ण सवाल ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि व्यापक घोटाले को 10 साल से ज्यादा हो गए, उसकी चार्जशीट आज तक नहीं दाखिल हो पाई जी। इस चार्जशीट को दाखिल करने में कोई कानूनी अड़चन तो थी नहीं जी। तो ये क्यों नहीं हो पाई? इसका मतलब है कि व्यवस्था में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उस व्यापक घोटाले के पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। और यही स्थिति कमोबेश सरकार की हर जगह। यह सरकार दरअसल भाजपा की दो मुंह से बोलने वाली सरकार है। यह बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। तो ऊपरी तौर पे तो हर तरीके से देश को ठीक करना चाहते थे, करोड़ों नौजवानों को हर साल रोजगार देना चाहते थे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जो जो समाप्त करना चाहते थे सब बढ़ता चला जा रहा है जी। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार मात्र घोषणाएं करने में विश्वास करे और सरकार का पूरी ऊर्जा और पूरा समय विपक्ष के ऊपर हमले करने में और विपक्ष को खंडित करने में चला जाए, तो सरकार काम कब करेगी? सरकार को अगर इस विषय पर वो गंभीर है जी। सरकार को पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए जी कि ऐसे लोग, अगर उसकी वास्तव में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए और अव्यवस्था कुव्यवस्था के लिए, तो पहले ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं उनको सरकार को बाहर करो। आप क्या दिक्कत है आपके सामने? ये नैतिक सवाल के साथ साथ एक व्यवहारिक सवाल भी है कि अगर ऐसी पार्टी जिसमें मास्टरमाइंड बैठे हैं पेपर लीक के और उस आपकी सरकार को समर्थन दे रही है, तो अगर आपकी नीयत से हम सवाल उठा रहे हैं तो हमारे सवाल को कोई गलत कैसे कह सकता जी। और जैसा हमारे कानूनी विशेषज्ञ महोदय ने कहा कि कोई भी जांच होगी वो सीआरपीसी के अंतर्गत होगी, जांच एजेंसी पुलिस होगी या एटीएस होगी या सीबीआई होगी या कोई भी अन्य संस्था होगी, अगर उसको समयबद्ध आप नहीं करते हैं कि इसको इतने समय के अंदर इसके बारे में आप साधपूर्ण तथ्यों की चार्जशीट दाखिल कीजिए जी, तो न्याय कैसे मिलेगा? और बड़ी मजेदार बात यह है कि राजनीतिक मुकदमों में तो या विपक्षियों और विरोधी नेताओं को, महत्वपूर्ण नेताओं की गति को रोकने के लिए तो बहुत जल्दी चार्जशीट भी आ जाती है, बहुत जल्दी सारे तथ्य भी सामने आ जाते हैं, लेकिन जहां देश के बेरोजगारों को न्याय देने का सवाल है वहां ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसके सारे इंजन फेल के हो जाते हैं। इससे हम कहना चाहते हैं कि सरकार की नियत और इच्छा शक्ति का सवाल है और हमारा ये कहना है कि सरकार ना देश के बेरोजगारों को राहत देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है और ना किसी भी तरीके से पेपर लीक से लेकर के इस तरीके के जो सैकड़ों भ्रष्टाचार घोटाले चल रहे हैं उनको रोकने के लिए उसकी कोई नियत है। और यही वजह है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र भी जब बैठते हैं तो अपनी सरकार की सफाई देने के बजाय विपक्ष के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि साहब सुशासन ला दिया योगी जी, मोदी जी ने। 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, 10 साल से मोदी जी बैठे हैं। ये सुशासन कैसे आएगा? पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। आपकी सुशासन की परिभाषा क्या है? आपकी सुशासन की परिभाषा क्या ये है कि मोदी जी अगर कहीं जाएं, योगी जी कहीं जाएं, तो उनको कोई काला झंडा दिखा दे तभी कुशासन माना जाएगा? जी। जनता मरती रहे, बेरोजगार आत्महत्या करते रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अपने घर निराश होकर के लौट जाए और सरकार पे फर्क न पड़े, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को कहना पड़ता है कि ये सरकार मात्र घोटू सरकार है, जिसका नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जिसके दिल में कोई दर्द नहीं है। और ये सरकार मात्र व्यवस्था को सुधारने का दिखावा करना चाहती है। व्यवस्था को सुधारने के लिए इसके पास न इच्छा शक्ति है, ना ईमानदारी है और ना कोई रोड मैप प्लान है इसके पास। चलिए सांडे जी, चूंकि बहुत सारे आरोप आ गए हैं, बासु जी बहुत संक्षेप में सारे आरोपों का उत्तर, लेकिन चलते चलते हमारा आपसे सवाल, इसके पहले भी मैंने कहा था कि ये इस तरह के प्रकरण तब ज्यादा प्रकाश में आए
पेपर लीक के मामले सामने ज्यादा आने लगे जब से आउटसोर्सिंग की प्रथा चालू हुई। और ये आप भी जानते हैं, आउटसोर्सिंग की प्रथा में जो कंपनियां होती हैं वो टेम्परेरी तौर पे अपने कर्मचारी रखती हैं, वो उन्हीं के साथ वो जल्दी ही लालच में आ जाते हैं और वो छोड़ के चले भी जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है। ये आउटसोर्सिंग अगर बंद हो जाए तो हो सकता है इस तरह के पेपर लीक के मामले, ये इस तरह एक्ट लाने की जरूरत ही नहीं होती। पार्टी जी, निश्चित तौर पे आप जो बात कर रहे हैं, अगर उस ऐसा कुछ हुआ है तो जांच हो रही है। इसीलिए एनटीए में हाई पावरलेस बुद्धिजीवी लोग की कमेटी बनाई गई है, 7 लोग। वो सारे विषयों में जांच करेंगे कि किस प्रकार से गड़बड़ियां हो रही थी। ये आप जो कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग को खत्म करना चाहिए क्या, इस विषय में भी वो राय देंगे। हर विषय आउटसोर्सिंग के मामले सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार जहां रही राज्य में और केंद्र में, उसके बाद शुरुआत हुई है। देखिए, ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, मैंने कहा ना, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, 5 साल में 20 से ऊपर पेपर लीक हो गए। अब कई जगह पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हो रहे, पहले भी 2014 के पहले पेपर लीक हुआ करते थे। लेकिन हमको इसका हल ढूंढना है त्रिपाठी जी, हमको इसको हल, हम तो यही कह रहे हैं, राजनीति से ऊपर उठ के अगर कांग्रेस और समाजवादी प्रवक्ताओं के पास कुछ सुझाव है तो वो सरकार को दे। अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी वो संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि नीट पे चर्चा होनी चाहिए। अरे जब एक दिन पहले आपकी मीटिंग हुई और लोकसभा स्पीकर साथ मीटिंग हुई, उसमें साफ तय किया गया कि आप पहले दिन आज 21 घंटे हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी, उसके बाद आप नीट पे बोलेंगे तो हम चर्चा कराने को तैयार है। शिक्षा मंत्री जी ने बासु जी मुद्दे पे आ जाए, समय कम है, हमारा समय समाप्त हो रहा है। संसद को भटकाना है, संसद जी नहीं तो मुद्दे पे ये त्रिपाठी जी ये कह रहे थे कि हमने जवाब नहीं दिया। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमारी सरकार हर जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने काम किया है। हमने टीमें गठन किए, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिसने भी गड़बड़ी की होगी उसको सख्त कार्रवाई होगी। और जहां पर भी लूज पोल है उसको हमारी कमेटियां देखेगी, रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जी चलिए, चलते इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए अजय जी। बस देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा ये जो बार बार बात कही जा रही है, हकीकत ये है कि अगर एक्ट नहीं होता तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं। देखिए, जैसे व्यापम का मुद्दा है, एसपी साहब संभव जी बैठे हुए जानते होंगे कि व्यापम में जो केस दर्ज हुआ है उसमें एक भी केस नकल इसका नहीं है, इसलिए कि कोई ऐसा कानूनी नहीं था। वहां जो केस दर्ज हुआ है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, रिश्वत देके काम कराना, इसमें जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उसके तहत केस दर्ज हुए सबके सब। तो उसमें सजा कितनी होगी? 1-2 साल की। अब जो केस आया यानी परीक्षा लीक होना, नकल कराना, परीक्षा का पेपर चोरी होना, ये सब कोई किस तरह कोई प्रावधान ही नहीं हमारे कानून में। तो दूसरी बात जो कह रहा था मैं कि आपकी सरकार ने लगभग 150 यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्ट कर दिया, क्यों डिफॉल्टर घोषित कर दिया? क्योंकि आपने वहां पे ओम्बड्समैन लागू नहीं किया था। लेकिन आप जिन बच्चों की 1.5 करोड़ बच्चों की परीक्षा ले रहे हो, वहां ओम्बड्समैन क्यों नहीं है? अगर लोकपाल व्यवस्था होती तो शायद इन बच्चों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता और बहुत सारे मुद्दे वहीं पर ठीक हो जाते। बिल्कुल साफ है कि आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो अदम गोडवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, वैसा कि वैसा सब कुछ बना रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जी चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी आपका, बासु जी आपका, सांडा जी आपका, संभव जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, और जज जी आपकी विशेष टिप्पणी के लिए। तो आज हमने चर्चा की पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षाओं में धांधली पर काबू पाने के लिए बनाए गए नए कानून की। वैसे तो देश के कई राज्यों में पहले भी परीक्षाओं की पवित्रता बहाल करने के लिए सख्त कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन पिछला अनुभव यही बताता है कि सिर्फ सख्त कानूनों से परीक्षाओं में न तो नकल रोकी जा सकी है और न ही प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सका। क्योंकि किसी भी अपराध के लिए सजा चाहे जैसी हो, अगर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पकड़े जाने पर सजा निश्चित रूप से होगी, तभी अपराध कम होगा। जाहिर है इसके लिए समूचे तंत्र को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता तब तक कोई कानून कारगर नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।